वेलकम टू आवर सेकंड क्लास। इस क्लास में हम देखेंगे सोलर एनर्जी के बारे में कि सोलर एनर्जी क्या होती है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से ये आई, कितनी अर्थ पे आती है, क्या है तो उसके बारे में, और अर्थ पे किस तरह सोलर एनर्जी आती है, उसका रेडियंस क्या होता है, उन सब के सारे टर्म्स हम जानेंगे इस क्लास के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, तो हमारा सोलर सिस्टम कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें जो हमारा मेन स्टार जो है, हमारा जो सोलर सिस्टम का स्टार है वो है हमारा सन, जो यहाँ पे मेन सेंटर में है। ये वाला जो है आपका सन है। उसके बाद हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स है उसके अंदर। अर्थ, वीनस, मर्क्यूरी, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर। सबसे बड़ा जुपिटर है, और जो सबसे पास में है वो है मर्क्यूरी, जो सन के सबसे पास में है। और अर्थ जो है हमारा थर्ड प्लैनेट है। ठीक, अब हम बात करें सन के बारे में, तो सन की जो एज है, सन की एज 4.6 बिलियन ईयर्स, यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स अभी उसकी एज हो गई है, और ये अराउंड 5000 बिलियन ईयर्स तक रहेगा। इसकी एज इतनी एक्सपेक्ट की जाती है, तो उससे ज़्यादा ही रहेगी, तो बहुत ही ज़्यादा समय तक सन रहेगा। फिर अगर हम बात करें इसकी डायमीटर की, तो इसकी डायमीटर है 13,92,684 किलोमीटर। मतलब कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ से 109 गुना ज़्यादा इसका डायमीटर है, 109 गुना साइज में बड़ा है उसका। फिर हम बात करें सरफेस टेम्परेचर की, तो जो सन का जो सरफेस का टेम्परेचर, मतलब कि जो आउटर लेयर है, जो आउटसाइड है, उसका जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 5500 डिग्री है, और उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि अराउंड 1.5 करोड़। 15 मिलियन का मतलब हो गया 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का इंटरनल टेम्परेचर। अब क्या है कि जो सन है उसका ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो पार्ट है वो हाइड्रोजन और हीलियम का कंपोजिशन है। मतलब कि अराउंड 98% जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम है, उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और सेकंड नंबर पे हीलियम आता है। फिर जो इसके अंदर जो सन से एनर्जी का जनरेशन जो होता है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन किस किसका? हाइड्रोजन और हीलियम का। इनके थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट होती है, वो जो एनर्जी का जनरेशन होता है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के। और जो इसका जो एनर्जी आउटपुट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो इसका आउटपुट होता है, और वो सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, लाइट, इन सब की फॉर्म में सोलर से एमिट होता है, और जो जनरेट होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। जो सोलर का जो आउटपुट है सोलर एनर्जी का, वो हमें मिलता है एनर्जी आउटपुट। फिर अगर हम बात करें हमारे अर्थ की, तो जो अर्थ है हमारा वो थर्ड प्लानट है सन से। फिर जो सन से इसकी दूरी है हमारी अर्थ की वो है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर। सनलाइट जो है जो सन से निकलती है, सन से निकलने के बाद जो फर्स्ट सनलाइट जो सन से निकलती है वहां से जो पृथ्वी पे आने में उसको 8 मिनट लग जाता है। मतलब कि सन की पहली रोशनी को उतना ट्रैवल, जो हमारी सनलाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करते हैं। मतलब हमारा सन इतना दूर है कि उसको यहाँ तक पहुँचने में 8 मिनट लग जाता है। फिर अगर हम बात करें जो अर्थ है, वो अर्थ हमारी सन के चारों तरफ रोटेट करती है। सन के चारों तरफ अपना एक जो सन है उसके चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है। तो इस चक्कर को पूरा करने में जो हमारी अर्थ है वो टाइम लगाती है 365 दिन। 365 दिन, इसलिए हमारा जो जो साल है वो एक 365 दिन का होता है। और जो लीप ईयर आता है, मतलब कि हर चौथा साल जो होता है अपना, वो लीप ईयर कहलाता है, जिसके अंदर 366 डे होते हैं। क्योंकि 365 4 बार होंगे, तो वो सबसे लास्ट वाला जो साल होगा वो 366 दिन का होगा। तो एक रिवोल्यूशन पूरा करने में हमारे अर्थ 365 दिन लगाती है। और अर्थ जो है अपनी जगह पे, अपने ध्रुव पे घूमने के लिए वो लगाती है 24 आवर्स लगाती है, अपनी ध्रुव पे, अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए 24 आवर्स लगाते हैं, जिसमें हमारा डे और नाइट जो दिन रात होते हैं वो उसी की वजह से होता है। फिर अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री अपने जो एक्सिस है उस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उसी की वजह से जो हमारे मौसम वगैरह वो चेंज होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है।
और जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर 342 वाट पर मीटर स्क्वायर इतनी सोलर एनर्जी एवरेज पूरे अर्थ के ऊपर, जो हमारे अर्थ का एटमोसफेयर उसके ऊपर टोटल 345 वाट पर मीटर स्क्वायर एवरेज एनर्जी मिलती है। थोड़ा और अर्थ के बारे में देखें तो अर्थ जो है पूरा एक गोला होता है, मतलब इसको बोलते हैं हम स्फेरिकल होता है पूरा अर्थ, और उसका जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो यहाँ पे इक्वेटर दे रखा है 0 डिग्री पे होता है, जो अर्थ को पूरे 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको जो नॉर्थ साइड का होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, जो साउथ साइड में होता है उसको हम बोलते हैं साउथ हेमिस्फेयर। अब जो इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रहेगा उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसी इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो हमारा आर्कटिक सर्कल होता है वो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और जो अंटार्कटिक सर्कल होता है वो होता है 66.5 डिग्री साउथ। मतलब इन जगह पे क्या होता है, इन जगह पे 6 महीना दिन रहता है और 6 महीना रात रहती है, आर्कटिक सर्कल के अंदर और अंटार्कटिक सर्कल के अंदर। अब हम बात करें कि जो हमारी अर्थ होती है वो 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे झुकी हुई रहती है, मतलब कि ये अर्थ जो है इस तरह से खड़ी रहनी चाहिए थी, लेकिन ये इस तरह से खड़ी, मतलब ये अराउंड 23.5 डिग्री, अराउंड क्या ऑलमोस्ट फिक्स एग्जैक्ट 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब वो टिल्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है वो सनलाइट वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में डायरेक्ट पड़ती है, मतलब कि अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट गिरती है। थोड़ा हम इसके बारे में आगे देखते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी सन रेज जो है, जो ये दिसंबर के टाइम पे क्या होता है, जो हमारी सन रेज है वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट गिरती है। मतलब कि उस टाइम पे क्या होगा, विंटर सोलिस्टिस में जो सन होगा वो नीचे की तरफ, उसकी जो रोशनी होगी नीचे की तरफ ज़्यादा आएगी, तो उससे क्या होगा, जो साउथर्न हेमिस्फेयर है उसके अंदर समर सीजन रहेगा, और जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर रहेगा उसके अंदर विंटर सीजन रहेगा। मतलब कि हमारे लिए विंटर सोलिस्टिस कहलाएगा वो दिसंबर के टाइम में। मतलब कि हम मैक्सिमम हम इंडिया वाले हम नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, तो इस टाइम हमारा जो विंटर सीजन रहेगा, क्योंकि उस टाइम जो सूरज की किरणें रहेगी वो हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं आएगी, वो हमारे ऊपर आड़ी आएगी, मतलब तिरछी आएगी, एक एंगल पे गिरेगी। वो अराउंड रहेगा अपना 47 डिग्री के अराउंड रहेगा। तो उस टाइम पे इतनी आड़ी किरणें गिरती है, इस वजह से सर्दी रहती है। फिर हम अगर बात करें समर सोलिस्टिस की, मतलब कि जो 21 जून के अराउंड आता है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये होगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पे सन की किरणें डायरेक्ट गिरेगी। मतलब कि ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की किरणें डायरेक्ट गिर रही है। तो उस टाइम पे क्या रहेगा, जो हमारा जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर रहेगा, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में समर रहेगा, इसलिए उसको हम बोलेंगे समर सोलिस्टिस, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर रहेगा उसके अंदर रहेगा विंटर। और जो इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स के टाइम पे क्या होता है, दोनों ही साइड में टेम्परेचर सेम रहेगा, और जो 21 मार्च है जिस टाइम हमारा स्प्रिंग सीजन आता है उसको हम बोलेंगे वर्नल इक्विनॉक्स, और जो हमारा सितंबर टाइम है उसको हम बोलेंगे ऑटमनल इक्विनॉक्स, जिसमें जो सन रहेगा, जो सन की जो रेज रहेगी वो हमारे इक्वेटर पे सीधी गिरेगी, इसलिए उसको बोलेंगे हम इक्विनॉक्स। ठीक है, यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया कि हमारे मौसम कैसे चेंज होते हैं, किस तरह से विंटर सीजन आता है, समर सीजन आता है। तो ये सब रीज़न है, जो पृथ्वी है हमारी वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, उस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो सन रेज हैं
और सनराइज का टाइम भी चेंज होता है। कि अगर आप देखोगे कि समर सीजन में क्या होगा, आपके ऊपर जो सन रेज जो आएगी वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी। मतलब कि सन जो है वो 6 AM के अराउंड या उस 6 AM से पहले राइज होगा और 7 PM के अराउंड रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे तक रहेगा सन। और वही देखा जाए अगर विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में सन जो है 6:37 AM के अराउंड राइज होगा और 5:30 बजे वो सनसेट हो जाएगा। तो उस टाइम में कम सनराइज मिलेगी हमें। अब अगर हम बात करें दो और इम्पोर्टेंट चीज़ों की, तो वो है लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होता है? देखिए, जो हमारे जो अर्थ है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है लोकेशन फाइंड आउट करने में, कि आपकी लोकेशन क्या रहेगी। अब जैसे पूरा हम अर्थ ले लें, अगर हमारे पास कुछ भी मेजरमेंट नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो उसका कुछ एक मेजरमेंट नहीं रहेगा। तो उसके हिसाब से क्या कर रखा है, जो अर्थ है उसको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होता है? देखिए, लेटीट्यूड का मतलब है कि जो इक्वेटर जो हमने देखा, जो अर्थ को नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, उसकी जो पैरेलल लाइंस है उसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड। ये जो सारी पैरेलल लाइंस होती है उसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड। जो उसके पैरेलल होती है उसको हम बोलेंगे लेटीट्यूड। वो 15, 30, 45, 60 इसके अकॉर्डिंग और 90 तक जाती है। 90 डिग्री साउथ तक और वैसे ही 90 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है। और वैसे ही अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि जो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन मतलब कि जो यूके, यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज से होकर गुजरता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। और उसी के अलोंग जो हमारी जो लाइंस होती हैं उसके प्राइम मेरिडियन के पैरेलल तो नहीं रहती, उससे एंगल में, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो उन लाइंस को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, जो अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करती है। प्राइम मेरिडियन हमारे अर्थ को एकदम सेंटर से डिवाइड करता है, जो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। और उसके बाद जो लाइंस होती है वो अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करती हैं और वर्टिकली उसका लोकेशन होता है। तो जो इस साइड में रहेगा उसको हम बोलेंगे ईस्ट, और जो इस साइड में रहेगा उसको हम बोलेंगे वेस्ट। ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि ये जो एंगल रहता है वो 180 तक रहता है, कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री साउथ। जो पूरा अर्थ रहता है वो 360 डिग्री का रहता है, और उसमें जो है 180 डिग्री ईस्ट की तरफ रहता है और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ रहता है। ठीक है। यहाँ तक अभी आपका क्लियर हो गया लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के बारे में। इस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अर्थ के स्फीयर के अराउंड कैसे चलता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, लेटीट्यूड मैंने आपको क्या बताया, जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके पैरेलल जो रहेगा, इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के पैरेलल जो रहेंगे वो रहेगा लेटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या रहेगा, आपकी प्राइम मेरिडियन के पैरेलल में रहेगा। जैसे मैं अभी आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो ये जो है आपका, ये जो लाइन है ये है आपकी इक्वेटर। ठीक है। और ये जो लाइन है वर्टिकल वाली, ये है आपका प्राइम मेरिडियन। अभी जो ये इक्वेटर लाइन है उसका अगर हम अर्थ के जो सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हम एंगल लेंगे हॉरिजॉन्टली, तो उस इक्वेटर का लाइन का एंगल यहाँ पे 0 रहेगा। फिर इस लाइन का इस जगह से एंगल अगर लेंगे हम, तो ये एंगल रहेगा 10 डिग्री। यहाँ से लेंगे तो ये एंगल रहेगा 20 डिग्री। यहाँ से लेंगे तो ये एंगल रहेगा 30 डिग्री। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा जो
लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड है वो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50 60 70, और वैसे ही साउथ साइड में जो साउथर्न हेमिस्फीयर उसमें 10 20 30 40 60 इस तरह से डिवाइड किया गया। ये हो गया हमारा लेटीट्यूड का पार्ट। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड का। मतलब जैसे यहाँ पे दिखा दिया कि जो आपका जो सेंटर ऑफ लाइन जो इक्वेटर से और सेंटर ऑफ लाइन जो है उससे आप एंगल लेंगे तो वो आएगा आपका लेटीट्यूड, जो आपका इक्वेटर के पैरेलल्स रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी जो प्राइम ऑफ मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से उसका एंगल कितना है, वो कितनी दूरी पे है। जैसे आपका प्राइम मेरिडियन इस जगह पे है, उससे आपका जो ये वाला प्लेस होगा ये होगा आपका 10 डिग्री, ये वाला जो होगा वो होगा यहाँ से 20 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला होगा 40 डिग्री। ठीक है, अब ये वाली अगर हम बात करें ये, तो ये आपका होगा यहाँ से 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। अभी आपका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पूरा क्लियर हो गया। अब आप कोई भी लोकेशन पता लगता है अर्थ के अंदर कि ये किस जगह पे है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ये वाली लोकेशन क्या होगी। देखिए, इस वाली लोकेशन की अगर हम बात करूँ तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको कि आपका लेटीट्यूड क्या है। इसका लेटीट्यूड क्या होगा 10 20 30। तो इसका जो लेटीट्यूड होगा वो होगा, तो ये तो मैंने अभी बताया आपको लॉन्गिट्यूड, और ये लेटीट्यूड जो होगा वो होगा ये। तो इसका जो लोकेशन रहेगा उसको हम बोलेंगे 20 डिग्री साउथ। ठीक है, ये इसका हो गया लेटीट्यूड। और हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 30 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के इस साइड वाला। अगर प्राइम मेरिडियन उस साइड में होता है, यहाँ पे कोई प्लेस होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इस लाइन पे आ रहा है, और यहाँ से भी 30 डिग्री ईस्ट। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया कि किस तरह से इसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का काम होता है, किस तरह से इसका यूज किया जाता है। अभी हम इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले टॉपिक को हम यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड मैप का एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें कुछ भी, ये जो है ये एंगल्स दे रखा है, इसका लेटीट्यूड का एंगल्स दे रखा है, ये लॉन्गिट्यूड का एंगल दे रखा है हमें। ये जो है आपका लॉन्गिट्यूड है और ये वाला जो है आपका लेटीट्यूड है। अभी हम बात करते हैं हमारे इंडिया की कि इंडिया में जो आपका ये लोकेशन है वो क्या रहेगा। तो इसके लिए क्या है कि देखिए, आपकी ये वाली जो लाइन है वो है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो ऑलमोस्ट ये 30 डिग्री पे आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ। ये हो गया आपका लेटीट्यूड। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड क्या है अभी इंडिया का, तो ये 15 30 45 60 75। तो ये जो है 75 वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, तो ये इस लोकेशन का जो लॉन्गिट्यूड होगा वो होगा 75 डिग्री ईस्ट में, क्योंकि अभी हम ईस्ट में। तो ये हमारे इस पॉइंट की लोकेशन होगी। लोकेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं लेटीट्यूड, फिर हम लिखते हैं लॉन्गिट्यूड। और भी एक एग्जांपल अगर हम लें कि किसकी क्या होगी, तो जैसे हम ये इस ऑस्ट्रेलिया का लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में हम इस पॉइंट का ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका लेटीट्यूड क्या है। तो लेटीट्यूड इसका क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन से ये एक और ये दो, मतलब कि 20 डिग्री। और क्या है ये, साउथ में, इक्वेटोरियल लाइन से नीचे की तरफ साउथ रहेगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ रहेगा। ठीक है, और ये जो प्राइम मेरिडियन से इस तरफ रहेगा ईस्ट, और प्राइम मेरिडियन से इस तरफ रहेगा वेस्ट। तो अभी ये हम क्या साउथ में, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री साउथ। और इसका लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड क्या होगा अपना इसका 15
30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135। तो ये हो जाएगा 135 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अभी इसको देखते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आपका जो ये पार्ट है, ये इसकी लोकेशन क्या होगी। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए, और हाँ, साथ में इसका टाइम लाइन डाल दीजिएगा किस टाइम पे ये क्वेश्चन, ताकि मेरे को याद रहे कि आपने उस टाइम पे इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया। तो अभी हम सेकंड टॉपिक, अगला टॉपिक जो है उसको देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सोलर रेडिएशन और इरेडियंस। ये दो टॉपिक, दो की वर्ड्स आपने सुने होंगे, सोलर रेडिएशन और इरेडियंस। ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सोलर रेडिएशन का मतलब क्या है, सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब कि किसी पर यूनिट एरिया में कितनी सोलर एनर्जी आ रही है, कितनी सोलर एनर्जी वहां पे मिल रही है, उसको हम डिनोट करते हैं वाट आवर पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि उस पर यूनिट एरिया में कितनी सोलर एनर्जी आ रही है। और सेकंड है सोलर इरेडियंस। सोलर इरेडियंस का मतलब है सोलर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब कि एक पर यूनिट टाइम में उस एक पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया में कितनी सोलर एनर्जी आ रही है, या फिर इसको आप बोल सकते हो सोलर पावर। मतलब कि टोटल सोलर पावर कितनी आ रही है, इसको हम डिनोट करते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि सोलर इरेडियंस आपका पावर होती है, और एक थंब रूल के साथ बताऊं, सोलर इरेडियंस आपका पावर होती है और सोलर रेडिएशन आपकी एनर्जी होती है। मतलब कि सोलर एनर्जी आपका सोलर रेडिएशन हो गया, और सोलर इरेडियंस आपका सोलर पावर हो गया। ठीक है, अब सोलर इरेडियंस का कुछ तीन टर्म होती है, इसमें हम देख सकते हैं कि सोलर पावर किस तरह से आ सकती है। देखिए, यहाँ पे ये आपका सन दे रखा है, और ये आपका ग्राउंड है, और आपका ये जो है ये आपका पीवी सेल है, या सोलर सेल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या सोलर मॉड्यूल, जो भी आप बोलिए इसको। अब तीन टर्म हमारे पास ये है। सबसे पहले हम बात करें डीएनआई की। डीएनआई का मतलब होता है डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। मतलब कि आपका जो ये पीवी सेल है, जो भी आपका सरफेस है, वहां पे उसके 90 डिग्री पे, उसके परपेंडिकुलर कितना इरेडियंस, कितनी सोलर पावर आ रही है, उसको आप बोलोगे डीएनआई, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। मतलब ये जो सोलर पावर आ रही है वो डायरेक्ट इसके ऊपर सीधी गिर रही है, तो ये जितनी भी पावर आपके इसके ऊपर सीधी गिरती है उसको आप बोलोगे डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं DHI की। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। मतलब कि जो भी सोलर पावर डिफ्यूज्ड होकर आ रही है, जैसे सोलर पावर यहाँ ही एटमॉस्फेयर या स्काई में जो क्लाउड्स वगैरह है, जो भी एयर पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, उनसे जो सोलर पावर स्कैटर्ड होके और डिफ्यूज होके जो आ रही है, और फिर हमारे सोलर जो आपका मॉड्यूल है या पैनल है, जो भी आपका कलेक्टर है, उसके ऊपर गिर रही है, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज्ड। ये जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वहां से स्कैटर्ड होके आ रही है। और दूसरी चीज क्या है कि कुछ जो सोलर पावर होती है वो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके आपके सोलर पैनल पे आ रही है। तो ये जो पावर कहलाती है, इसको हम बोलेंगे सोलर डिफ्यूज्ड हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, DHI, जो ये सेकंड वाली टर्म है आपकी। अब ये जो रिफ्लेक्ट होके जो सोलर पावर आती है, और जो हमारे जिसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम एल्बेडो भी बोलते हैं। एल्बेडो जो रिफ्लेक्ट होके आते हैं, उसको हम एल्बेडो भी बोलते हैं। जो ग्राउंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होते हैं उनको हम एल्बेडो बोलते हैं। ठीक, ये इसका साइंटिफिक टर्म है। अब हम बात करते हैं GHI की। GHI का मतलब है ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस।
मतलब कि ये जो है सिंपली अगर आपको मैं बताऊं, ये है आपका DNI प्लस DHI, मतलब कि आपका टोटल जो सोलर पावर वहाँ पे आ रही है उसका पूरे का टोटल हो गया, मतलब कि डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस और डायरेक्ट डिफ्यूज्ड हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, इन दोनों का ये सम हो गया आपका GHI इक्वल हो गया आपका DNI डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस प्लस DHI डिफ्यूज्ड हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। तो इन दोनों का ये सम होता है आपका GHI। तो ये कुछ टर्म्स है इसके अंदर सोलर एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की अगर हम बात करें तो वो है आपका एयर मास। एयर मास, एयर मास क्या होता है कि एयर मास एक तरह से पाथ लेंथ होती है, जो हमारी जो सनलाइट आती है उसको जो एटमॉस्फेयर से पास करने से कितनी पाथ लेंथ है सनलाइट को एटमॉस्फेयर पास करने में, किसके रेस्पेक्ट में, जो आपका जो डायरेक्ट जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में। जैसे हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कब होगी, जब हमारा जो सन होगा वो डायरेक्टली ओवरहेड होगा। जैसे ही अगर एकदम प्योर वर्टिकल होगा किसी सरफेस पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे, तो वो आपकी क्या होगी, ये जो एक्स होगी वो आपकी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी। उसके रेस्पेक्ट में अगर आपका सन किसी एंगल पे है, जैसे इवनिंग के टाइम पे, सनराइज के टाइम पे या विंटर सीजन में, तो उस टाइम क्या होता है कि सन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथ एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा लेंथ ट्रैवल करके आता है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो आपका एयर मास रहेगा वो निकाला जाएगा कि उसने कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंथ कवर करी है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको जिसका सोलर हमारा जो सोलर एनर्जी है उसमें सोलर इरेडियंस के लिए यूज़ किया जाता है कि सोलर इरेडियंस उस एंगल पे, अगर सन इस एंगल पे रहेगा तो कितना रहेगा, तो उसके लिए पूरा यूज़ किया जाता है। अब जो एयर मास है उसको जो फाइंड आउट करने के लिए 1/cos थीटा ये फॉर्मूला रहता है कि आपका जो एयर मास है अगर किसी सन किस एंगल पे है तो उस एंगल पे आपका एयर मास क्या रहेगा वो फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाया जाता है 1/cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है आपका जो जब सन वर्टिकल पे रहेगा वहां से, और जब जो सन का एक्चुअल पोजीशन है उस टाइम पे जिस पोजीशन पे आपको निकालना है उन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा उसको हम बोलते हैं थीटा, और इस थीटा को हम जेनिथ एंगल भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ये इस तरह से हम एयर मास निकालते हैं, और एयर मास बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सोलर इरेडियंस के रेस्पेक्ट में। अब हम बात करें स्टैंडर्डाइजेशन की, तो AM0G मतलब कि एयर मास 0G ग्लोबल के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सोलर इरेडियंस होगा 0G पे, मतलब आपका उस टाइम जो एयर मास है वो कुछ भी नहीं, मतलब कि जो स्पेस है, स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे आपका एयर मास रहेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई एयर नहीं है। तो वहाँ पे जो आपका सोलर इरेडियंस रहेगा वो रहेगा 1366 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये रहेगा AM0G पे, मतलब कि स्पेस में ये आपका स्टैंडर्ड रहेगा वहाँ पे। और जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर आने के बाद जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हम AM1.5G लेते हैं। क्योंकि AM1.5G इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो सन है अगर उसको एवरेज देखा जाए तो वो एक एंगल पे रहेगा अराउंड 46-47 डिग्री एंगल पे जो सन रेज एवरेज जो मिलती है पूरे ईयर में, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हुए जो एक स्टैंडर्ड दिया गया है उसको, वो इतना दिया गया है 1.5G पे, और उस पे जो आपका सोलर रेडियंस रहेगा वो रहेगा 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इसका अराउंड 30% कम होता है, मतलब कि जो 1366 है इसमें से जो जो अर्थ पे जो आती है उसमें से 30% स्केटर्ड हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो 30% माइनस कर दिया जाए तो वहाँ से 70% जो अर्थ पे आती है वो आपका AM1.5G में आता है, और वो अराउंड 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये वैसे ये 970 होता है लेकिन इसको राउंड ऑफ करके 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर में दिया जाता है। ये आपका स्टैंडर्ड इरेडियंस है जो अर्थ सरफेस पे जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी सोलर एफिशिएंसी, जिसकी भी एफिशिएंसी हम
फाइंड आउट करते हैं, तो जो अर्थ के अंदर रहेंगे, अर्थ के ऊपर जो सरफेस रहेंगे, उसके लिए जो स्टैंडर्ड लिया जाता है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर लिया जाता है। इसके रेस्पेक्ट में हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो स्पेस में जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह जो रहते हैं, उनके लिए हम 1366 पर मीटर वाट पर मीटर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड सोलर एनर्जी मैप की। तो ये वर्ल्ड सोलर एनर्जी मैप अगर आपको देखना है तो आप सोलर GIS एक वेबसाइट है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया का सोलर एनर्जी मैप क्या कहता है। ये टोटल आपका इंसोलेशन वैल्यू बताता है कि टोटल आपका पूरे ईयर में टोटल इरेडियंस कितना रहेगा। जैसे पूरे वर्ल्ड का इसने एक मैप बना रखा है, जहाँ पे जो ये रेड वाला हिस्सा है, यहाँ पे दिल्ली का जो टोटल है वो है 8 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और अगर ईयरली देखा जाए तो ये है 2992 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अलग अलग एरिया में, जैसे ये इंडिया का जो हिस्सा आ रहा है उसमें ये अराउंड इस जगह पे आ रहा है 4 to 5 के बीच में, अराउंड 4.5 समझ लीजिए इसको। तो ये अराउंड 1500-1600 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ईयरली सोलर इरेडियंस रहेगा। और डेली जो रहेगा वो 4.5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर रहेगा। ये डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस है। अगर हम ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशंस की बात करें तो ये आपका रहेगा, जो सोलर एनर्जी जो रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी इंडिया के अंदर ये वाला तो अराउंड 5 के अराउंड रहती है। 5 किलोवाट जो डेली रहेगा वो 5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। और ईयरली टोटल जो रहेगा वो रहेगा आपका अराउंड 1826 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस मैप के द्वारा आप देख सकते हैं कि आपके वहाँ पे टोटल सोलर इरेडियंस कितना है, इरेडिएशन कितना है, कि कितनी सोलर एनर्जी आपको मिल रही है, आप ईयरली कितनी सोलर एनर्जी मिलेगी, डेली एवरेज आपका कितना रहेगा, तो वो आप इस मैप के द्वारा देख सकते हैं। और अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो इंडिया के रेस्पेक्ट में भी डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन मतलब DNI और ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन मतलब कि GHI आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस मैप के द्वारा। इसमें डेली टोटल आपको मिल जाएगा कि जैसे अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में जो डेली टोटल रहेगा वो इस जगह पे कहीं आ रहा है, इस कलर में आ रहा, तो 5.4 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर और ईयरली टोटल अराउंड 1972 किलोवाट मीटर स्क्वायर रहेगा। और वैसे आप पूरे एरिया का फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके वहाँ पे टोटल सोलर इरेडियंस कितना रहेगा, डेली का एवरेज एनर्जी कितना रहेगा, सोलर इरेडिएशंस कितना रहेगा। इससे आप इस मैप के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये सोलर GIS मैप के द्वारा भी पूरा क्लियर हो गया कि किस एरिया में कितना सोलर इरेडियंस रहेगा, कितना सोलर इरेडिएशंस रहेगा, ईयरली टोटल कितना सोलर इरेडिएशंस रहेगा। और इसके द्वारा आप इस मैप पे आप फोटोवोल्टिक जो आपकी कैपेसिटी है कि कितना फोटोवोल्टिक जनरेशन रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में भी इसके उस वेबसाइट के ऊपर दिया गया। तो इस वेबसाइट को आप चेकआउट कीजिए और देखिए कि किस तरह से जो हमारा सोलर इरेडिएशन है वो अलग अलग एरिया में किस तरह से रहता है। तो उसके द्वारा आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।